अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। पोस्ट रिजल्ट सेशन में बात हो रही है। ठीक है जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ चुका है जी। स्प्रिंग 24 के रिजल्ट के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑटम 2024 के लिए। मेरा नाम सऊद तारिक है जी। आज का एजेंडा पहले हमसे डिस्कस कर लेते हैं। एजेंडा क्या होगा हमारा? पॉसिबल रीजंस फॉर अनएबल टू पास CMA इन स्प्रिंग 24। क्या वजह रही कि स्प्रिंग 24 में आप पास नहीं हो सके? क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, खाली रीजन में बात करके हम रुक नहीं जाएंगे। पॉसिबल रेमेडीज ओवरकम अबव रीजन। जो भी रीजन आइडेंटिफाई होगा उसकी दवा क्या है, उसका इलाज क्या है, उसके लिए अप्रोच क्या है। ठीक है जी, तो इस पे बात करनी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आप थर्ड नंबर पे आ जाएं। फिर हम कुछ सजेस्टेड अप्रोच पे जाएंगे। एंड प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ अब जरूरी हो गया है। पहले भी जरूरी था मगर पहले ज्यादा हाईलाइट नहीं होता था। मगर अब मुझे लग रहा है कि हाईलाइट करना होगा। अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सजेस्टेड अप्रोच फॉर ऑटम 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान। ये जो स्टडी प्लान है ना यार, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल मैं अपनी फर्म के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहां भी हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप प्लान बनाएं और प्लान से अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी परफॉर्मेंस को कैसे जज करती हैं, उसका बेस मैं आपको आज यहाँ सिखा देता हूँ, ताकि आपकी परफॉर्मेंस में भी खातिर खा इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो ये आखिर तक आपने एजेंडा लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ज़्यादा लंबा मैंने सेशन नहीं रखा। आधे घंटे 35 मिनट का सेशन है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, मगर कोशिश करेंगे काम की बातें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हों और टू द पॉइंट रहे और फोकस रहे। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात की प्लान बनाने से फ़ायदा क्या होगा, प्लान बनाना कैसे चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। थोड़ा बहुत मैंने भी इसमें हेल्प की है स्टूडेंट्स की। बादर के मैं समझता हूँ कि उस प्लान को आप चाहे तो अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं। एक प्लान मैंने एक बनाया था इस अटेम्प्ट के शुरू में, जिसको पोस्ट रिजल्ट स्टूडेंट अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं अगर कोई अभी भी शुरू करना चाहे तो। अच्छा, पहले तो बात आ लेते हैं, आप में से जो लोग अनफॉर्चुनेटली स्प्रिंग 24 में थे और पास नहीं हो सके, क्या लगता है पॉसिबल रीजंस क्या हैं? किन वजूहत की बिना पे पेपर नहीं निकल सका? जी, काफी सारा मैंने भी फीडबैक जमा किया पिछले 4-5 दिनों में स्टूडेंट से डिस्कशन के दौरान। और मैं चाहूंगा अभी जो लोग लाइव में मौजूद हैं वो भी बता दें। CMA में ये नहीं कि आप मुझे इकोनॉमिक्स का या किसी और चीज का बता दें, सॉरी जी। और फिर रेमेडियल एक्शन भी देखेंगे। एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? बिल्कुल सही है आराम, ये एक रीजन है। अनुषा ये भी सही कह रहे हैं, रीजन है। 961, आप अपना नाम चेंज कर लें अगर, तो हम आपको अपने नाम से पुकारेंगे। फैसल आपको कॉल करने वो क्लिक करना पड़ेगा, कॉल थ्रू इंटरनेट। ठीक है, हाँ बताएं जरा प्लीज, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। जी बताएं शाबाश। और लोग, हाँ सही है। ठीक है, कशफ। अच्छा, बारी बारी चलते हैं, सही है। ये सारे रीजन आपने बताए जो कि मैं समझता हूँ बहुत वैलिड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, सबिया को मसला है। जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ये आज ही देख लें कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अभी से इस पे काम करना शुरू कर दें। ये ना हो कि लेट हो जाए, ये ना हो कि देर हो जाए। तो पहला रीजन है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। कि जी मेरे डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट वीक थे और पेपर में रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग ही आ गया। मेरे प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट वीक थे और पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग का फुल फ्लेज सवाल आ गया।
मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं थे, मगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा पूरा सवाल आ गया। मुझे ओवरहेड्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, ओवरहेड्स का भी पूरा पूरा सवाल आ गया। तो एक वजह तो ये है कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी वजह ये कि नहीं सर कॉन्सेप्ट तो अच्छे थे, लेक्चर भी ले लिए थे, बातें समझ भी आती थी, मगर मसला ये हुआ कि हम प्रैक्टिस नहीं कर सके। जैसा कि आपने कहा था कि जी एक इनफ प्रैक्टिस चाहिए, मगर हमारे पास पेपर दूसरे थे, हम 4 पेपर दे रहे थे, हम 3 पेपर दे रहे थे, हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं बचा। बस हमने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया और पेपर में चले गए। ठीक है, कोई मसला नहीं, फैसल अभी स्टार्ट किया हमने, अभी स्टार्ट किया। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाए जी। और क्या रीजन है सर? कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे, प्रैक्टिस भी अच्छी थी, मगर लैक ऑफ स्पीड, स्पीड ही नहीं थी, पेपर में स्लो काम कर रहे थे, और स्लो काम किया जिसकी वजह से पेपर रह गया। ठीक है, लैक ऑफ स्पीड लीडिंग टू लेस अटेम्प्टेबिलिटी। अटेम्प्ट कम किया, आता था मगर टाइम मिल जाता तो हमें शायद कुछ और मार्क्स मिल जाते। ये मसला टाइम का यानी कि लेंथी पेपर होने का बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये आज से नहीं है, मैं जब से पढ़ा हूँ तब से आ रहा है। मेरा सीए के साथ एसोसिएशन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पुराना है, सीए टीचिंग से रिलेटेड 9 ईयर्स पुराना है। उसके अलावा भी मैं पहले एसीसीए और बाकी चीज़ें टीच करता रहता था। तो कहने का मतलब है कि 17-18 सालों का टोटल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, उसमें मैं आपको बताऊं कि यही मेन रीजन होते हैं, या तो कॉन्सेप्ट का मसला होता है, या प्रैक्टिस का मसला होता है, या पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, एक और वजह पेपर में बड़ा परफॉर्म करने की, पैनिक अटैक। सर एक सवाल गलत हुआ, ठीक है, एक सवाल गलत हुआ जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। पेपर के दौरान मुझे लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे लगा मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे लगा कि मैं तो तैयारी करके ही नहीं आया, मुझे लगा कि मुझसे पेपर संभलेगा नहीं, मुझे लगा कि आगे कुछ भी नहीं होने वाला मुझसे। ये भी होता है। अच्छा, अब आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग लाइव में हैं, काफी स्टूडेंट लाइव में हैं माशाल्लाह, जो भी है, आप मुझे बताएं कि आपका रीजन क्या है। पहले तो जरा अपना रीजन आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4, एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं। प्लीज यार, जो लोग मौजूद हैं वो जरा मुझे बताएं क्या रीजन आपको लग रहा है, 1 2 3 4 में से कौन सा रीजन है? 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? चैट के थ्रू बताएंगे। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 और 2 कहने का शर्फ, ये सीरियस मसला है, बात करेंगे। नोमान, ठीक है, नोमान जहरी 3 और 4, अनुषा खान 2 और 4, ठीक है, और बाकी लोग भी बताएं जरा प्लीज। ठीक है, और किसका आया 4? अच्छा, और बाकी लोग का क्या कहते हैं? ठीक है, 1 और 2, ओके, फिर 3 और 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी में से अब देखें, एक हमारे टीचर है, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं भाई, आपको अगर ये पता है ना कि आपका पेपर क्यों पास नहीं हुआ, हाँ, अच्छा, ये देखें, ये यही मसला है। अब आपने देखें पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों? आपको अभी से पैनिक अटैक हो रहा है, तो मैं भी इस पर बात करूंगा, पैनिक अटैक को कैसे ओवरकम करना है इस पर बात करूंगा। ठीक है ना, पैनिक अटैक की वजह से आप शायद पेपर अटेम्प्ट करने ही नहीं गए, ये तो फिर जाहिर सी बात है, पेपर पास कैसे होगा जब पेपर अटेम्प्ट करने नहीं जाएंगे तो माय पॉइंट इज कि यस, जिसे कहते हैं ना कि मैं बात करता हूँ, इससे ही बात करता हूँ आरम, पेपर से रिलेटेड के पेपर का मिजाज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है इस पर बात करता हूँ। मगर अभी मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या रहा हूँ, कि आपको इन सब पे ओवरकम करना पड़ेगा। हमारे टीचर ये कहते थे कि अगर आपको ये पता है कि आपका पेपर क्यों पास नहीं हुआ, ये ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग इस तरह है कि आपको पता है आपका क्यों पास नहीं हुआ, आप उस पर वर्कआउट करोगे और इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। और ऐसा होता है, रिजल्ट इतना बुरा नहीं आया कॉस्टिंग का, 40% रिजल्ट आया है। पेपर हालांकि स्टूडेंट्स के मुताबिक काफ़ी डिफिकल्ट था, मगर अल्लाह का शुक्र है, बचने का रास्ता हमेशा दिया जाता है, इस बार भी दिया गया। खैर, दूसरी बात ये कि एक तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि हाँ, एक अगर एक दूसरा जो खतरनाक मसला होता है वो ये होता है कि अगर स्टूडेंट को पता ही ना हो कि पेपर क्यों पास नहीं, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैं पेपर में क्यों फेल हुआ, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रीजन था, ये ज्यादा खातिर ख्वाह मसला होता है। अगर आपको इनमें से कोई रीजन आइडेंटिफाई हो रहा है, तो इट मींस कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया बिफोर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल व्हेन यू विल कवर दैट एस्पेक्ट, पेपर विल पास, पेपर निकल जाएगा।
मगर मसला उसको है जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो खैर, तो पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा भी एक दो रीजन मेरे पास होते हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। रेमेडियल एक्शन क्या होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है? तो इसका तो बहुत ही आसान रेमेडियल एक्शन है। क्या करें जी? टेक लेक्चर्स अगेन, जो भी लेक्चर्स है वापस लें। अगर आपको अपने प्रीवियस टीचर की बातें समझ आती हैं, आप उन्हीं के लेक्चर वापस ले लें, क्योंकि आपको ऑलरेडी बाकी टॉपिक्स तो मुझे समझ आ गए ना। ये टॉपिक तो आपने मेरे ख्याल से शायद सही इतना प्रिपेयर ही नहीं किया। तो आप कोशिश करें टीचर चेंज ना करें, आप उन्हीं टीचर से पढ़ लें। और आपको लगता है कि नहीं, वो टॉपिक मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, एक बार नहीं 2 बार लेक्चर लेके देखे, स्लो स्पीड में भी लेके देखे, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे लगता है मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, तो फिर देन यू कैन चेंज योर टीचर। मगर पहली प्रायोरिटी, पहला आप, मैं कहूँगा कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी एक टीचर से मैच है तो आप उन्हीं को कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फॉल्ट है और आपने खुद इनफ टाइम नहीं दिया उस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, अदरवाइज यू कैन चेंज योर टीचर। बट पॉइंट ये कि इसके लिए लेक्चर वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में मसला है। रेलिवेंट कॉस्टिंग लास्ट टाइम तीन दो तीन तीन अच्छा, एक एक स्टूडेंट को एक सवाल, एक अजीब मसला आया लास्ट टाइम कि सर रेलिवेंट कॉस्टिंग 3 सवालों में आ गया। वो अलग बात है, उसमें से एक सवाल में रेलिवेंट कॉस्टिंग ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर बात ये है कि रेलिवेंट कॉस्टिंग 3 सवालों में आना हैरान अंगेज है ही नहीं। रेलिवेंट कॉस्टिंग वो टॉपिक है, मैं अगर आपको एनालिसिस से दिखाऊं, अगर आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अगर अलाउ करें, ये देखेंगे एनालिसिस है, स्प्रिंग 24 का पेपर ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। एनालिसिस मैंने इनिशियल लेक्चर में डिस्कस किया था, आप जरा गौर से देखें रेलिवेंट कॉस्टिंग ने किस एडम में छुट्टी की है मुझे बता दें। ये किसी एडम में छुट्टी नहीं कर रहा, आप देखें उठा के, जितनी भी एडम उठा के देख लें, रेलिवेंट कॉस्टिंग लाजमी आ रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को ये आईकेप पे, जिसे कहते हैं गुस्सा आया कि जी आईकेप ने क्यों रेलिवेंट कॉस्टिंग इतना सारा पूछ लिया। तो मैं तो ये कहूंगा, आप देखें मैंने इतने सालों का एनालिसिस किया, मुझे कोई एक अटेम्प्ट बता दें जिसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग ना आया हो। वो ठीक है, इसमें 35 मार्क का आ गया, आई एग्री, थोड़ा ज्यादा आ गया, मगर 15 17 14 20, 15 17 20 आप देखें यहाँ भी, बल्कि पास में एक दफा 32 मार्क का भी आया हुआ है। इस पे ऑटम 13 में 27 मार्क का भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यार ये टॉपिक तो कंफर्म है। मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से बताएं, अगर आपका एक टॉपिक पक्का है और उसका सवाल आता है, तो उसूल क्या कहता है? वो सवाल अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? ये कह लें वो टॉपिक को आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे या कम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे? टॉपिक के बारे में आपको आज बता दूं यार, ये पेपर में आने वाला है। अक्ल क्या कहती है रिगार्डिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर में, आपको वैसे पूछ रहा हूँ कि हमारी क्या कोशिश होगी। अगर मैं आपको आज बता दूं कि जी आपका ऑडिट के पेपर में एक सवाल लाजमी मिसाल के तौर पे ऑडिट रिपोर्ट से आएगा, ऑडिट रिपोर्ट से आएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार कुछ भी हो जाए ऑडिट रिपोर्ट का सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका तो सवाल कंफर्म है। मेरी बात समझ आ रही? रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल चूंकि कंफर्म होता है, तो मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज था कि स्टूडेंट को ये कंप्लेन करना कि रेलेवेंट कॉस्टिंग क्यों आ गया। क्वेश्चन आइडेंटिफाइबल यार, अगर कोई अच्छी तैयारी के साथ गया तो वो आइडेंटिफाई कर लेता। अगर कोई अच्छी तैयारी से गया है तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। हाँ, ये बात सही सही है कि अनएक्सपेक्टेड था कि ज्यादा आ गया, मगर बात ये है कि अगर वो चीज ज्यादा आ जाए जो आप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एग्जामिनर अब क्या करे, कवरेज पे जा रहे हैं। एग्जामिनर ने बहुत सारे ऐसे सवाल रखे थे इस पेपर में जो मैं समझता हूँ काफी मुनासिब थे। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल मुश्किल नहीं था, प्रोसेस कॉस्टिंग में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैं बहुत टाइम से कह रहा था, एक्सपेक्टेड है, इस बार आ गया। ओवरहेड का सवाल भी ज्यादा तंग नहीं कर रहा होता। तो इन सवालों को अगर आप साथ में देखें, तो मेरा ख्याल से चीजें ऐसी थी कि एग्जामिनर ने आपको बहुत सारी जगहों में बचने का रास्ता भी दिया था। ये मैं इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ कि ये एनालिसिस वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में आगे जाके। मगर मेरी बात समझ आ रही है, मैं ये कॉन्सेप्ट की बात, इस पे बात कर रहा हूँ कि पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए और लेक्चर आपको वापस लेने हैं अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, क्योंकि आप पेपर में चांस नहीं ले सकते। एग्जामिनर कवरेज पे जा रहा है, कोई एक टॉपिक भी छोड़ के नहीं जा सकते, कोई एक टॉपिक भी आप हल्का नहीं ले सकते। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो एक बात ये हो गई, कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट को पक्का करना पड़ेगा। एक बात, जिनका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन है उनको क्लासेस की जरूरत नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उनको क्लासेस की जरूरत नहीं है। अगर आपका रजिस्टर बहुत तगड़ा है, आपका यही सवाल था क्वेश्चन, अगर वापस लेक्चर ले रहे हैं तो वापस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, नया रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, फिर पुराने रजिस्टर की बेस पे काम नहीं होगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, मैं आपको वो अप्रोच ही बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं है सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे करनी है मैं बताता हूँ, अगले पॉइंट में आ रहा है। अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो भैया लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो फिर आप क्या करें? सेल्फ स्टडी करें, लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस अगेन। इसमें एक काम और भी करना है, प्लस सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पास पेपर। ये अटेम्प्ट वाइज पास पेपर का मैं चलो आगे बता देता हूँ, स्पेसिफिक हो जाएगा।
तो सेल्फ स्टडी करें, आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का तरीकाकार ये होगा कि वापस से आप नया रजिस्टर बनाएं, एक नया रजिस्टर बनाएं, किताब साथ रखें अपने टीचर की, हमसे पढ़ाई की से भी पढ़ाई, आप किताब साथ रखें अपने टीचर की, नया रजिस्टर बनाएं और सारे क्वेश्चन को जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करें। कहीं फंसते हैं तो आपका पुराना रजिस्टर प्रॉपर बना हुआ है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, आपने रजिस्टर तगड़ा बनाया होगा, तो जहां आप फंस रहे हैं वहां पुराने रजिस्टर से रेफर कर लें, मगर कोशिश करें कि आप पहले नए रजिस्टर पे काम करें, जीरो से काम करें, स्क्रैच से काम करें। मेरी बात समझ आ रही है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज हमारे एक दोस्त भी हैं, टीचर भी हैं कराची के, बहुत ज़बरदस्त, और ये बात मेरे आप पुराने सेशन उठा के देख लें, मैं ऑन रिकॉर्ड हर सेशन में कहता हूँ, आज उन्होंने भी ये बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यार पी क्वेश्चन, या ये कह लें कि रेफर सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीटली सॉल्विंग आंसर। अपना आंसर पहले पूरा का पूरा सॉल्व करें, एंड तक सॉल्व करें, और उसके बाद सॉल्यूशन रेफर करें। इसका आपको आगे भी एडवांटेज होगा। प्रैक्टिस करते हुए इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये ना कॉपी पेस्ट हो रहा हो, कहीं फंसे आपने पता नहीं इसका रेफर करके नोट कर लिया, नहीं, पहले खुद से ट्राई करें। इसका ताल्लुक इस चीज से भी है, कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा इससे भी है। ठीक है, ऊपर की सवाल किया था कि जी मैं पेपर में नहीं बैठ पा रही, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। स्पीड के लिए क्या करें? स्पीड के लिए आपने सॉल्व करने हैं अटेम्प्ट वाइज पेपर्स, अटेम्प्ट वाइज पास पेपर, जिसको मैं एयरली पास पेपर कहता हूँ, विद टाइम कांस्टेंट। ये कब होगा? ये आफ्टर योर कोर्स होगा, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद होगा, ये प्रैक्टिस करने के बाद होगा। पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना है, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप कॉन्सेप्ट को पक्का कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपको हम इस लेवल पे ले जा चुके होंगे कि आप पेपर पे जाके कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये दो काम हो जाएंगे, तो आपने अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करना है। नॉर्मली मैं 3-4 पेपर बोलता हूँ अटेम्प्ट वाइज सॉल्व करने को। इस पे ही बात करते हैं नुमान कि इसके लिए अप्रोच हम अपने नॉर्मल लेक्चर में बात कर रहे होते हैं, क्या होती है मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ये कम अज कम चूंकि कुछ स्टूडेंट री अटेम्प्टेड, 5 to 6 पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, 5 to 6। ईयरली पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है? ईयरली या अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है? तरीका कार भी देख लीजिए, टाइम कम है हमारे पास। कि आपने पहले सॉल्व किया कंप्लीट पेपर, कंप्लीट सॉल्यूशन किया, गलती आखिर में रेफर करें, कंप्लीट सॉल्यूशन बिफोर रेफरिंग मिस्टेक। रेफरिंग पहले मिस्टेक नहीं करनी, पहले कंप्लीट सॉल्व करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंपेयर योर आंसर विद आई कैप सॉल्यूशन। ये जो भी मैंने भी काफी इसके पिछले अटेम्प्ट के, आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा, पिछले 3-4 अटेम्प्ट के सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे रखे हैं, क्वेश्चन वाइज पूरी प्लेलिस्ट बना के। कंपेयर योर सॉल्यूशन विद सजेस्टेड आंसर, मेरे आंसर से मैच कर लें या आई कैप के आंसर से मैच कर लें, जो आपको मुनासिब लगे। और फिर उसके बाद राइट डाउन योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को नोट करें, अपनी मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करें। नुमान, ये जो आप कह रहे हैं कि सवाल शुरू करने में प्रॉब्लम होती है, ये हम अपने प्रैक्टिस सेशन में बात करते हैं कि जब भी कोई सवाल स्टार्ट करें नुमान, तो आप ना पहले डेटा बना लें। डेटा समझते हैं कि जो सवाल की इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सवाल के की पॉइंट्स है, जो सवाल की इंपॉर्टेंट बातें रास्ते में आ रही हैं, उनको कहीं एक एक लाइन का नोट कर लें। दिखाऊं मैं आपको कैसे कह रहा हूँ? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दिखाऊं कि हमने मिसाल के तौर पे, ये आपके सामने ही देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि सवाल शुरू किया, और ये देखें ये हमने कुछ कुछ डेटा बनाया हुआ है। ये डेटा हमने शुरू में देखें, डेटा बनाया हुआ है, सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए डेटा बनाया हुआ है। अब जब सवाल में इन्वॉल्व, अभी हमने कोई सवाल सॉल्व नहीं किया, ये आप देख रहे हैं बुलेट पॉइंट बने हुए हैं छोटे छोटे से। नुमान, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये जो क्या कहते हैं बुलेट पॉइंट है ना, इससे आपका दिमाग खोलेगा, इससे आप सवाल में इन्वॉल्व होंगे, इससे मोटी मोटी बातें आपके जहन में आएंगी, फिर आपको आगे जाके, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, मगर जो आपका पॉइंट है ना कि सवाल शुरू नहीं होता, इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, वालेकुम सलाम, आपका सवाल आया जी, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में वो हैंडल नहीं होते। अच्छा,
इसका अगेन प्रैक्टिस करें जी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते करें। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मटेरियल हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का ही रखा है। बिल्कुल इन्फो एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करिए और फिर सॉल्व करिए। डायरेक्ट सॉल्व करने में जाएंगे तो बचेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं पहले पहले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के लिख देता हूँ। रीडिंग हमारी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी रीडिंग होगी उतना हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए डेटा बनाना पड़ सकता है, और इसमें कोई मुजायका नहीं, एग्जामिनर इसको पेनलाइज नहीं करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा इसकी वजह से आपकी। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ रही है कि आपने अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप किसी एथलीट से पूछें कि जी आप स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। हाँ, यूसेन बोल्ट का नाम सुना? ट्रेंट बोल्ट की बात नहीं कर रहा जो बॉलर है, न्यूजीलैंड के बॉलर ट्रेंट बोल्ट की बात नहीं कर रहा। यूसेन बोल्ट का नाम सुना है आपने, जो फास्टेस्ट रनर है पूरी दुनिया का? उससे कभी कोई पूछे कि भाई ये तुम फास्टेस्ट रनर कैसे बन गए, तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है भाई कि मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ। एक दफा एक मैंने एक लैप कंप्लीट किया, लैप नहीं एक चक्कर कंप्लीट किया, उसके बाद अपना टाइम नोट किया कि मैं कहाँ आया हूँ। फिर अगली बार और ज्यादा इसने स्पीड से भागने की कोशिश की और फिर टाइम नोट किया। फिर और ज्यादा स्पीड से भागने की कोशिश की और फिर वापस टाइम नोट किया। तो रिजल्टेंटली हुआ क्या, इतनी रिपीटेटिव 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 प्रैक्टिस से उसकी स्पीड इंप्रूव हो गई। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एक ही दो दो सवाल वापस से करते रहे, नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पास से बार सॉल्व कर लें, टाइम कॉन्स्टेंट के साथ सॉल्व करें। जो काम आपने पेपर में बैठ के करना है उसका आप पहले डेमो करके चले जाएं, उसका पहले आप मॉक करके चले जाएं, उसके लिए आप 5-6 पेपर सॉल्व करके चले जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? हम आप लोग यार टेस्ट भी नहीं देते हो, मुझे बहुत शिकवा है आप लोगों से, पता है। लास्ट टाइम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से यकीन करें बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट देने से फायदा क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है, टेस्ट से पहले आप तैयारी कर रहे होते हो तो। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट अपनी स्पीड का पता चलता है कि अगर आप टेस्ट टाइम पे पूरा सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आपसे टेस्ट ही पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, टेस्ट ही आपसे आधा सॉल्व हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार टाइम खत्म हो जाता है, तो आप समझो ये बात आपसे पेपर में भी हो रही होती है यार, कोई अनोखी बात थोड़ी है। तो ये थोड़ा सा मेरा दर्द है कि यार मतलब मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, टेस्ट का पूरा प्लान भी शेयर कर लेता हूँ एडवांस में, 2-3 अटेम्प्ट से तो मैं कर रहा हूँ, पूरी अटेम्प्ट का प्लान शेयर कर लेता हूँ, इस अटेम्प्ट का भी शेयर करूंगा थोड़े दिनों में, कि आपको पहले से पता है यार कौन कौन से टॉपिक सर कब कब पूछेंगे। फिर भी आप अगर टेस्ट ना दें, सर मेरी तैयारी नहीं थी, सर मैं बिजी हूँ, सर मैं मसरूफ आदमी हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाई का, सर मेरे पास टेस्ट देने का टाइम नहीं है, तो यार फिर कैसे चलेगा? फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। ठीक है, ये सारे मसले वो है जो ओवरकम किए जा सकते हैं। मैं आपको सीरियस बता दूं, रिजल्ट 40% आया, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रिजल्ट है। जिस तरह का पेपर आया था रिजल्ट 20-22% होना चाहिए था, मगर 40% इसका मतलब है कि एग्जामिनर भी आपको जो है ना लेवरेज दे रहा है। तो आप इसको ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज समझें, और मैं समझता हूँ कि यार बहुत इसमें मेहनत की जा सकती है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पैनिक अटैक और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके लिए मैं ये कहूंगा पहले तो यार आप ये करें कि अपने आप को समझाएं, कंप्लीट कोर्स कवरेज पे जाएं। देखिए जो बंदा सेलेक्टिव स्टडीज पे जाता है ना, उसको दिल ही दिल में एक ख्याल आ रहा होता है कि यार फलां पेपर से फलां जगह से कोई सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा, फलां चीज पूछ ली गई तो मैं क्या करूंगा। कोई सवाल रीड करते भी डर लग रहा होता है यार ये उस चीज का सवाल तो नहीं है। जरा सा भी कोई चीज आपको समझ नहीं आती, आपका जहन फौरन आता है यार ये शायद उसी चीज का सवाल है जो मैं छोड़ के आया हूँ। मुझे ईमानदारी से बताएं, ऐसा होता है नहीं होता? जो लोग सेलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं या कोई टॉपिक कल कच्चा पक्का करके जाते हैं, उनको एक डर होता है पेपर में। हाँ, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से सवाल ना आ जाए, लेबर कॉस्टिंग से सवाल ना आ जाए, हाँ कॉस्ट फ्लो और एंट्री से सवाल ना आ जाए। क्या ये डर वसवसे हमारे ध्यान में आते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। अभी पेपर शुरू नहीं हुआ है, अभी पेपर शुरू नहीं हुआ है, अभी पेपर से पहले ख्याल आ रहा है कि यार पेपर में ये सवाल ना हो। अब आप मुझे बताएं ईमानदारी से, अगर ये ख्याल आते हैं तो मुझे बताएं क्या कॉन्फिडेंस है आपके पास? नहीं है। तो एक वजह कॉन्फिडेंस ना होने की ये है कि भाई हम अपनी सिंसेरिटी के साथ तैयारी नहीं करके आ रहे होते। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो सिंसेरिटी के साथ गया हूँ, मैं तो सारी चीजें कवर की है, मैं तो सर की सारी बातें की हैं, ईयरली पेपर भी सॉल्व किया, तो अपने आप को समझाएं कि अभी शैतानी ख्याल है, शैतानी ख्याल है। फिर अपने आप से आप ऑनेस्ट रहें। आप कहें नहीं यार मैं सब पढ़ के आया हूँ, जो होगा वो ऐसा नहीं अनोखा होगा मेरे साथ, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। मगर बात यह है कि अगर हम डंडी मार के जाएंगे पेपर में, पूरा काम नहीं करके जाएंगे, सेलेक्टेड स्टडीज पे जाएंगे, कंप्लीट कोर्स कवरेज नहीं करेंगे, तो यार फिर प्रॉब्लम तो आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? देखें हर चीज़ का तोड़ है। और कॉन्फिडेंस के लिए एक और मैंने आपको बात बताई कि एक तो आप ये ईयरली पेपर सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस के लिए सॉल्व ईयरली पेपर, अटेम्प्ट वाइज पेपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यार आप सोल्यूशन को आखिर में रेफर करें, सोल्यूशन को आखिर में रेफर करें। मैं इस पर और डिटेल में बात कर लेता हूँ, रेफर सोल्यूशन एट दी एंड। पहले अपना कंप्लीट सॉल्व कर लें, आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर, आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये पास में बहुत किया होगा।
अपने स्टूडेंट लाइफ में, मगर यार मैंने इसको फिर ओवरकम भी कर लिया था। मैंने सीए फाइनल में आके ओवरकम किया। मैं जो आपको ये बात बताने जा रहा हूँ ये आपको सीए फाइनल में भी हेल्प करेगी। हमारा तरीकेकार क्या है कि हम सवाल शुरू करते हैं, गौर से देखिएगा। ये हमारा कागज है, ठीक है, मान लीजिए कागज है, थोड़ा अजीब सा कागज बन गया। ये हमारा कागज है, हमने सवाल सॉल्व करना शुरू किए, ठीक है, कहीं फंस गए, एक वर्किंग समझ नहीं आ रही। उसूल ये कहता है कि यार अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ जाए ना, कोई बात नहीं, कुछ कुछ भी सोच के आगे बढ़ जाए, सवाल को रोके नहीं। पेपर में भी यही करना होता है कि सवाल को रोकना नहीं होता, सवाल चलते रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में टाइम तो है ही नहीं, वैसे भी स्पीड का प्रॉब्लम तो आ रहा है हर किसी को। तो मैंने क्या कहा कि आप सवाल को चलते रहने, आप सवाल को रोके नहीं। हम क्या करते हैं कि एक गलती आई, हमने यहीं पे सोल्यूशन रेफर कर लिया, हमने एक ही यहाँ पे फौरन पंक्चर लगा दिया, हमने फौरन सोल्यूशन रेफर किया, वर्किंग प्लगइन की, पंक्चर लगाया, आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, दूसरी बार ऐसा हुआ, ओ ये फिगर भी नहीं निकल रही, क्या करें, कोई बात नहीं, सोल्यूशन मौजूद है सर का, सोल्यूशन मौजूद है पुराने रजिस्टर से, आपने अगेन सोल्यूशन रेफर कर लिया यहाँ पे। अच्छा, फिर अब आगे गए आगे गए आगे गए आगे, बिल्कुल फिनिशिंग करते हुए आपसे फिनिशिंग नहीं हुई थी, आपने वापस सोल्यूशन रेफर कर लिया। अब कहने को तो आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया, मगर हुआ क्या कि आपने अपने साथ सिंसेरिटी नहीं की, अपने आपको धोखा दे दिया। ये सवाल आपसे सॉल्व हुआ ही नहीं, तीन जगह आपको मेहनत की जरूरत, आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी। ये वो हेल्प है जो पेपर में नहीं मिलेगी। अब पेपर में क्या होता है, पेपर में जब आप पहली चीज में ही कहीं अटक जाते हो ना, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, आपका दिल कर रहा होता है किसी तरीके से यार ये फिगर पर चल जाए वरना मेरा तो सवाल गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पेपर में, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या ऐसा होता ही नहीं होता। आपको एक चीज समझ नहीं आ रही, आप आगे नहीं बढ़ते, आप कहते हैं यार मैं इसको देखता हूँ शायद आ जाए, 2 मिनट 5 मिनट, कभी कभार लोग 10-10 मिनट भी एक एडजस्टमेंट पे सोचने में लगा देते हैं, शायद इसका ट्रीटमेंट ये हो, शायद मैं ये कर लेना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे अगर लगा दिए हैं, तो आपका पेपर का टाइम पे होगा नहीं, पेपर में तो एग्जामिनर ने गिन के टाइम दिया है, बल्कि थोड़ा सा टाइम के मामले में उसने आपको प्रेस किया हुआ है, थोड़ा सा आपको कम टाइम दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरी बात ये है कि यार अब क्या होगा, अब आपका मसला ये आएगा, आप पेपर छोड़ के आ जाएंगे। अब ये तो एक सवाल में कहानी है, अगर इसी तरह आपने 2-3 सवालों में कर दिया तो आपका पेपर 30 से 35 मार्क का छुट सकता है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है सर मैं 65 मार्क का अटेम्प्ट करके आऊँ, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आऊँ, तो उसकी वजह ये है कि आप सवाल में कहीं ज्यादा टाइम लगा देते हो। और ज्यादा टाइम लगाने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको आदत होती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको शक हो रहा होता है कि यार ये मैं पता नहीं ये सोच रहा हूँ सही नहीं सोच रहा है, क्योंकि आपको तो सोल्यूशन से रेफर करने के करके सॉल्व करने की आदत है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको रुकना पड़ रहा होता है, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। उसूल ये कहते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि भाई कोई मसला नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, या गलती आएगी ना, उसके बाद मैंने हमेशा एक बात बोली है, इशू लॉग। इशू लॉग समझते हैं, मिस्टेक्स लॉग, बल्कि इशू लॉग नहीं, इशू लॉग तो हम ऑडिट में बनाते हैं। मिस्टेक लॉग नाम सुने, मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग किसे कहते हैं, मिस्टेक लॉग का मतलब है कि पहले आप पूरा सॉल्व करें, फिर जहां जहां गलतियां आई हैं 1 2 3, उन गलतियों को कहीं नोट कर लें, अलग पेज पे नोट कर लें कि भाई मेरी 1 गलती ये आई थी, 2 ये आई थी, 3 आई थी, ताकि वो सवाल आपको वापस ना करना पड़े यार, ठीक है ना, ताकि वो सवाल आपको वापस ना करना पड़े। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दो बातें, दो शिकायतें मुझे आप लोगों से हैं जिसकी वजह से पेपर पास नहीं होता। एक तो यार टाइमली पेपर, टाइमली लेक्चर कवर नहीं करते आप लोग यार, ये मेरा बड़ा दर्द है कि पेंडिंग लेक्चर्स रहते हैं, एंड में जाके आखिरी महीने में आखिरी हफ्तों में जाके लेक्चर खत्म हो जाते हैं। और सबसे लास्ट, नॉन सीरियस टूवर्ड्स टेस्ट, टेस्ट देने में लोग कोताही करते हैं, ये मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आपका पेपर पास नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को इवेलुएट ही नहीं करते। सर टेस्ट कैसे थे, हमारे लेक्चर कंप्लीट नहीं थे, ओ भाई तो लेक्चर कंप्लीट करें, मैंने अभी से आपको प्लान बना के दे दिया, आपको पता है ये बात, मैंने अभी से प्लान बना के दे दिया है। वो अलग बात है कि जो प्लान मैंने दिया है ये मैंने उससे दिया है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मैं आपको ये प्लान दिखा भी देता हूँ, ये देखें मैंने सीएमए का आज ही प्लान दे दिया है, ये देखें, प्लान नजर आ रहा है आपको, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मेरे ख्याल से, ये देख रहे हैं आप, कितने मिनट्स का लेक्चर है वो भी लिखा हुआ है, कितने घंटे का लेक्चर है वो भी लिखा, टारगेट डेट आप अपनी तरफ से डालें, एक्चुअल डेट डालें, और देखें कितना डेफिसिट आ रहा है। आप दो काम करने हैं, ये डेट भी आप डालेंगे, फिर एक्चुअली जो कवर हुआ वो डेट आप डालें, और फिर देखें कितना गैप चल रहा है। आपकी ये शीट पहले दिन फिल होनी चाहिए,
आपकी ये शीट पहले दिन फिल होनी चाहिए कि भैया मुझे ओवरहेड तक कब पहुंचना है सीक्वेंस में। ये बिल्कुल वही सीक्वेंस जो हमारे पोर्टल की सीक्वेंस है। हर टॉपिक की पास पेपर के क्वेश्चन भी देखें इसमें मौजूद है, पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी मौजूद हैं, रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी मौजूद है। आप देख रहे हैं 2022 का सोल्यूशन भी मौजूद है। नीचे आ जाए तो पूरा एक अलग से सेगमेंट है, रेलिवेंट कॉस्टिंग में डिटेल में बात हुई है। सीए फाइनल के सवाल ही मौजूद है, फाइनल सीए फाइनल मैक, सीए फाइनल मैक ये देख रहे हैं आप। ये पूरा एक सवाल यहाँ पे सीए फाइनल का विंटर 10 विंटर 9, ये पूरा एक लेक्चर है जिसमें हमने सीए फाइनल की चीजें डिस्कस की हैं। और लास्ट में आप आ जाएं तो देखें स्प्रिंग 23 का पूरा पेपर, ऑटम 23 का पूरा पेपर क्वेश्चन वाइज 1 2 3 4, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ड्यूरेशन समेत ये सारी कहानी लिखी है। ये हमारा तकरीबन 150 घंटे का कोर्स है। पूरा प्लान आपके सामने है यार, आपने कुछ नहीं करना है, इस प्लान को फिल करना है। मैं एक्सेल में भी शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट से ये। तो यार अगर मुझे बताएं आपने पहले दिन इसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दी, क्या वजह है यार, आप क्यों नहीं निकलता पेपर मुझे बताओ। सारे टॉपिक इसमें कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, पास पेपर की प्रैक्टिस में कवर्ड है। ये देखें जो कॉन्सेप्ट से पहले कॉन्सेप्ट आते हैं, हमारा तरीकेकार ये पहले हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी इजी इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर उसके कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर हम आईकेएफ के पास पेपर पे आते हैं। देख रहे हैं आईकेएफ के पास पेपर ही पास पेपर चल रहे हैं, इस लेक्चर से लेके इस लेक्चर तक आईकेएफ के पास पेपर चल रहे हैं। 2022 तक ये रहे और 2023 के नीचे मैंने आपको दिखा दिया अलग से। तो ये सिर्फ इस टॉपिक में नहीं है, आप जितने टॉपिक उठा लें, प्रोसेस कॉस्टिंग एडवांस, अगेन इसमें भी यही कहानी है। देख रहे हैं आप कहानी। तो कहने का मतलब है कि भैया आप बहुत आसानी, ये देखें इन्वेंट्री वाले में भी ऐसे ऑटम 22 तक यहाँ पे, स्प्रिंग 22 ऑटम 22 यहाँ पे, 23 नीचे सॉल्व किया हुआ है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो यार अगर ये प्लान फॉलो हो जाता है फिर क्या मसला है मुझे बताओ। आपसे मैं ये कह रहा था कि मैंने बात कर ली सोल्यूशन पे, आज का जो एजेंडा था। मुझे बताएं ईमानदारी से क्या पेपर निकालना मुश्किल है? देखिए डिपेंड करता है आयशा, आपको कॉन्सेप्ट का मसला है या प्रैक्टिस का मसला है, ये डिपेंड करता है। आप बताएं आपको क्या लगता है। अगर आपको किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इट मीन्स के ये कॉन्सेप्चुअल इशू है। और आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, मुझे बस सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सॉल्व करते प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये होता है कि मुझे कॉन्सेप्चुअल मसला नहीं होता, ऐसा लगता है कि मैं शायद प्रैक्टिस का, मैं जिसकी चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही होती हैं, रस्टी हुए हुए हैं आप, तो फिर प्रैक्टिस ही पे आप फोकस करें जो मैंने बताया। फिर आपको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, मगर आपको क्लियर होना पड़ेगा कि भाई आपका प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, मैं एक जोड़ी सी बात करके एंड करता हूँ कि आपको हैवी कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहला काम। मैं इन्हीं बातों को वापस से लिख रहा हूँ थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए कि पहला काम ये है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, अपने कॉन्सेप्ट पे कोई समझौता ना करें, अपने कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेकंड नंबर पे आपने काम करना है हैवी प्रैक्टिस, मॉडरेट प्रैक्टिस नहीं चलेगी, हैवी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा काम आपने करना है अटेम्प्ट वाइज पेपर टाइमर लगा के, ये आपकी अप्रोच है ऑटम स्प्रिंग 24 के लिए। ये मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। अटेम्प्ट वाइज पेपर विद टाइम बाउंड, विद टाइम कॉन्स्टेंट, विद टाइम मेजरमेंट, विद प्रॉपर टाइमिंग। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और बात ये करनी है कि मेक मिस्टेक लॉग, मिस्टेक का एक लॉग बनाए इसमें सारी मिस्टेक हो। टाइमली लेक्चर ले, अगर कोई क्लासेस ले रहा है तो टाइमली लेक्चर ले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, प्लीज यार, अच्छा टाइमली, ये 3 बातें तो मैं पहले भी कराता हूँ। टाइमली लेक्चर, मेक प्रॉपर रजिस्टर एंड गिव टेस्ट रेगुलरली। ये 3 वादे तो पहले दिन कराता हूँ, मगर मुझे पता है ये वादे वफा नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। क्या ये अप्रोच समझ आ रही है आपको? करेंगे ऐसे? बताएं, जवाब दें। मुश्किल बात की है मैंने क्या आपसे? हाँ जी। इस बात का अंदाजा कैसे होगा कौन सा वीक है? इस बात का अंदाजा ऐसे होगा कि जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो सवाल में अगर आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडर हो रहा है तो कॉन्सेप्ट का मसला है, अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो प्रैक्टिस का मसला है। बहुत ही आसान है इस्माइल। अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सर्किंग ही समझ नहीं आएगी,
आपको समझ ही नहीं आया कि रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमने ये वाली क्यों ली है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मतलब ये फिगर कहाँ से आई है उठ के। ठीक है, और आपको मतलब वो ट्रीटमेंट ही समझ नहीं आ रहा, आपको ट्रीटमेंट एलियन लग रहा है, ये ट्रीटमेंट रिकॉल नहीं हो रहा, तो कॉन्सेप्ट का मसला है। बट आपको देख के याद आ गया, ओ मैंने ये रीडिंग में मिस्टेक कर दी थी, ओ ये मैंने वर्किंग में मिस्टेक कर दी थी, ओ ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, तो फिर प्रैक्टिस से ओवरकम कर लें। मेरी बात समझ आ रही है। टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मगर आप टेस्ट को सीरियस तो लें। माजरत के साथ इतने कम लोग टेस्ट देते हैं कि टीचर का मोटिवेशन लेवल ही कम हो जाता है। टेस्ट प्रॉपर हम चेक करके वापस भी देते हैं, उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली जब टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मुझे बताएं क्या एफर्ट की जाए। सब लोग टेस्ट दें, पूरा टाइमली टेस्ट लिए जा रहे हैं, प्रॉपर चेक किया जा रहा है, टेस्ट चेक करके वापस दिया जा रहा है, फिर भी लोग टेस्ट नहीं दे रहे। ये मज़ेदार बात नहीं है, पता है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बात समझ आई। एग्री करते हैं इन सारी बातों से। पेपर निकलेगा। अच्छा, लास्ट 2 अटेम्प्ट से क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं भाई, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का पेपर वाकई बहुत मुश्किल था। मेरा यूट्यूब के चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख भी लो, उसमें भी कुछ सवाल फिर भी ऐसे थे जो मैं समझता हूँ पेपर में अच्छे से सॉल्व किए जा सकते थे। मगर लास्ट अटेम्प्ट का पेपर जो था ना, वो भी उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग के सवाल थोड़े से वो थे, बट मैंने आपको बताया कि यार लास्ट अटेम्प्ट में कुछ सवाल बहुत ही आसान भी थे। तो मेरे हिसाब से 40% जो रिजल्ट आया है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप मुझे बताएं ना, 40% रिजल्ट कितने पेपर में आता है? हर पेपर में तो नहीं आता। कुछ पेपर में तो 20-22% रिजल्ट आता है, कुछ में 25% आता है, कुछ में 30 आता है, एमएफए में 50 है, वही एक अलग बात है, 50+ आया। बट 40% आया, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट है। यूजुअली ये पास में नंबर 20 से 30% होता था पहले, 20 से 30, 20 से 30, अब ये 40-50 के करीब घूम रहे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चेंज है। तो आप इस पे को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को। एग्जामिनर भी आपको पास करने में इंटरेस्टेड है, और कंप्लीट कवरेज पे जाएं, सेलेक्टेड स्टडीज पे ना जाएं, कॉम्प्रोमाइज ना करें कॉन्सेप्ट को, टाइमली लेक्चर कवर करें, अगर लेक्चर ले रहे हैं खुद से प्रैक्टिस करें तो भी ये प्लान बनाएं। तो आप अपना प्लान खुद बना लेना इससे यार। ये प्लान मैं बता रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा यार। ये प्लान मैंने BFD वालों के लिए भी बनाया था, CA फाइनल वालों के लिए, उनको बड़ी आसानी हुई थी। आपको प्लान पता होना चाहिए कि आपने किस डेट को ये लेक्चर कंप्लीट करना है, और एक्चुअली आप कहाँ हैं। एक्चुअली बाद में ही, पहले तो आप प्लान बना लें, आज ही ये सारा प्लान बना लें, ये भी जिस भी तरह का बना लें, आप अपना प्लान बना लें। अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आपका प्लान होना चाहिए कि भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे आज कहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं एक प्लान बना के बस क्लास को एंड करता हूँ। प्लानिंग की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब आप प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पीछे आगे हैं, और ये प्लान आपका ही, मेरा प्लान नहीं है। इसमें अपने आपको धोखा भी नहीं दे सकते कि मैं एक प्लान बना के दे दूँ और फिर आप फॉलो नहीं कर तो आप बोलोगे यार ये तो सर का प्लान है, ये तो सर का प्लान है, मेरा प्लान क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपना प्लान बनाएं, ताकि जब आप कंपेयर करें तो आपको रियलिस्टिक पिक्चर सामने आए, अपनी पिक्चर सामने आए। नहीं, प्रैक्टिस साथ साथ की जानी चाहिए इस्माइल। मैं भी इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिस साथ साथ की जाए, प्रैक्टिस अलग से नहीं की जाए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चले, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, और मैं एक प्लान बना के बस क्लास को एंड करता हूँ। प्लान कैसे बनना चाहिए? प्लान ऐसे बनना चाहिए कि मिसाल के तौर पे आज हम खड़े हुए हैं 5 मई को, आज है संडे का दिन। ठीक है, आपके पास ना, मैं समझता हूँ अगर बहुत कोई अच्छा काम करने वाला बंदा है, आपके पास प्लान होना चाहिए वीक वाइज, कि 12 मई को वापस संडे आएगा, आपने उस वक्त तक क्या कवर करना है। ये 5 मई जो संडे आ रहा है, यहाँ से जो संडे स्टार्ट हो इसमें क्या कवर करना है, एक्सपेक्टेड कवरेज, टॉपिक्स के नाम लिख लें या लेक्चर्स के नाम लिख लें, फिर इसको बराबर में लिखें एक्चुअल कवरेज। ये वीक के एंड में फिल करें कि पहले आपने देखा कि आप यहाँ पे आ गई डेट, यहाँ पे आ गया डे, ये पूरे वीक का बन रहा है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कवरेज अगले हफ्ते की क्या होगी यहाँ पे लिखें, एक्चुअल कवरेज लिखें, और फिर उसके बाद अपने रिमार्क्स लिखें। आप बीमार हो गए थे, आपके घर में शादी थी, क्या मसला था, मेरी बात समझ आ रही, ये लिखें। और कैसे ओवरकम करेंगे। फिर 12 मई का आएगा 19 मई, 19 मई अगेन संडे, उस वीक की कवरेज लिखें। तो प्लीज देखें, ये आप पहले फिल करेंगे, ये आप बाद में फिल करेंगे। ग्रीन का मतलब है लेटर ऑन फिल करेंगे, एट द एंड ऑफ वीक फिल करेंगे। ये प्लान आप बनाएं और आप देखें आपको कितनी बेहतरी फील होगी। ये प्लान अचीव नहीं होगा मुझे पता है, मगर आपको कम से कम एक एक डायरेक्शन मिल जाएगी, कि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि सर हम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे मगर हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सके। उनसे पूछेंगे कितने किलो पढ़ना चाहते थे और कितने किलो पढ़ा, मजाक में कह रहा हूँ किलो, तो कहेंगे नहीं सर कुछ पता नहीं है। तो यहाँ से कम ये तो पता चलेगा कि आप कितने परसेंट पे हो।
और फिर आप उसको इम्प्रूव करो। तो ये प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इम्प्रूव करिए प्लानिंग के थ्रू, आप भी प्लान के थ्रू इम्प्रूव करें। लास्ट में बस मैं ये कहूँगा कि यार मेहनत भी करें, मैं जितनी मेहनत कर लूँ आप जितनी मेहनत कर लें। हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि जी हम पेपर पास नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला की मर्जी शामिल ना हो। तो मेहनत भी करनी है और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ जो है वो आपकी किस्मत को भी बदल देती है। इसमें मैंने एक सेशन भी रखा था रमजान में दुआ से रिलेटेड। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत भी करें, दुआ भी करें, और अपनी दुआ में अपने दोस्तों को भी शामिल करें। पता नहीं जब सब अगर एक दूसरे के दुआ करने लग जाएंगे तो पता नहीं कब किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, कोई क्वेरी होती है मेरा नंबर मौजूद है जी। और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस हमारी नहीं होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। टेस्ट का पूरा प्लानिंग इंशाल्लाह आ जाएगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अब बाकी जो भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह डे एंड तक जो है वो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। MFA की क्लास शुरू करने जा रहे हैं।